Music is a universal language. Music unites. Music helps us understand deeper dimensions of life. लेकिन आज मेंटल हेल्थ में हम बातचीत कर रहे हैं म्यूज़िक एज अ मेडिसिन। क्या गीत संगीत सुनने से हमारी सेहत अच्छी हो सकती है? क्या ये हमारा बीमारियों से इलाज कर सकता है? म्यूज़िक की उपचार शक्ति पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। आइए आपका परिचय उनसे कराएं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शहजाद आजिम। नमस्कार। आप सिंगर हैं, म्यूजिक साइंटिस्ट हैं और आवाज़ के राज खोज रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास थीकव। आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हैं न्यूरो साइंटिस्ट ICMR मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। जी। तो डॉक्टर शहजाद आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आप म्यूजिक पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, जब हमारे दिमाग में म्यूज़िक का लफ्ज़ आता है तो एंटरटेनमेंट का ही समा गूंजता है जी। लेकिन इसके बगैर भी कुछ अलग डायमेंशन है जिसको खोजना बहुत ज़रूरी है। वो है मेडिसिनल पार्ट इसका, म्यूज़िक का। तो म्यूज़िक एज ए एंटरटेनमेंट और म्यूज़िक एज ए मेडिसिन, ये दो पहलू हैं, इन दोनों पे काम कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो ज़रूरी है वो है एज ए मेडिसिनल पार्ट। इसका क्या है? वो अलग डायमेंशन, यानी कि म्यूज़िक थेरेपी। जब हम म्यूज़िक थेरेपी की बात करते हैं, वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है, पेशेंट, उसका जो इंटरवेंशनल पार्ट है उसका भी देखना ज़रूरी है। कौन सा म्यूज़िक इसके लिए सही है और कौन नहीं है। यानी म्यूजिक एक चीज है, म्यूजिक थेरेपी अलग है, जिसमें आप डिसाइड करेंगे कौन सा म्यूजिक हमारे मन मस्तिष्क को इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक इथिक्स है, इसका समझना बहुत ज़रूरी है। कौन सा म्यूज़िक इसके लिए सही है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑल टाइम आपको मेस्मराइज कर रहा है। नो, इट कैन प्रोवोक यू सम टाइम। सो इसका देखना बहुत ज़रूरी है, कौन सा म्यूज़िक आपके लिए ठीक है, कौन सा म्यूज़िक नहीं है। तो ये हम हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक समय पर मुझे एक सॉन्ग है स्पेसिफिक, वो बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन जब मैं उसको थोड़ी देर बाद सुनती हूँ तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता, मैं कोई और सॉन्ग सुनना चाहती हूँ। तो इसका क्या? देखिए, आपने देखा होगा, म्यूज़िक के हवाले से बात करना चाहूँगा, अगर कोई सिंगर कोई गाना गाता है, वही सेम टोन, वही सेम फ्रीक्वेंसी, वही सेम रिकॉर्डिंग एक दूसरा सिंगर गाएगा, तो ऑडियंस के एतबार से कहूँगा कि एक कहेगा कि नहीं मुझे उसका गाना अच्छा लग रहा है, दूसरा कहेगा नहीं मुझे इसका। तो इट वेरीज फ्रॉम ब्रेन टू ब्रेन। इसलिए डॉक्टर शहजाद हम ना शो में ज़्यादा गाते नहीं हैं, आपसे ज़रूर गवाएंगे। लेकिन डॉक्टर विकास, क्योंकि आप न्यूरो साइंटिस्ट हैं, जी, और हमें पता है मन मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं, उनका एक पैटर्न होता है। तो जब हम गीत संगीत सुनते हैं, क्या असर पड़ता है हमारे नर्वस सिस्टम पर? बहुत अमित जी, देखिए असर प्रोफाउंड है, और ये असर लोकलाइज भी है, ग्लोबल भी है। लोकलाइज बोलें तो जो सबसे पुराना सिस्टम है ब्रेन का, वो है लिम्बिक सिस्टम। जैसे हमारे दोनों कान हैं, इनके बिल्कुल ठीक नीचे लिम्बिक सिस्टम होता है, तो उसमें एक किस्म से बल्ब जल जाता है जब हम कोई अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं। तो बाकी जो फ्रंट पार्ट है, जो माथे के बिल्कुल नीचे होता है, वो फ्रंटल लोब होता है, वहाँ भी एक किस्म से हम बोलें कि एक्टिवेशन होता है। और जो डीपेस्ट पार्ट है वो न्यूक्लियस अकम्बेंस है, तो उस पार्ट में डोपामीन का, यानी कि प्लेजर हार्मोन का रिलीज होता है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो म्यूज़िक का प्लेजरेबल इफेक्ट होता है, अटेंशन बेटर होता है, स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, और हम कहें कि प्लेजर हार्मोन्स जो हैं उनका लेवल बढ़ता है। स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल। पर जब अगर कोई अच्छा गीत संगीत सुनने को मिले और कॉर्टिसोल कम हो तो अच्छी बात है, बढ़ जाए तो पैनिक अटैक हो सकता है। तो क्या गीत संगीत सुनने से कॉर्टिसोल के मात्रा में फ़र्क पड़ता है? जी, पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, इसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये कोरिलेशन में होता है। यही वजह है कि जो हमारे ब्रेन स्पेक्ट्रम्स वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे होते हैं। जब आप कोई म्यूज़िक सुनते हो उसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमारे ब्रेन स्पेक्ट्रम्स की भी अलग फ्रीक्वेंसी है। जब तक ना ये सिंक्रोनाइजेशन फैक्टर पे आ गए, इसका एक रेजोनेंस वैल्यू निकलता है। वही रेजोनेंस जो है एक पॉइंट होता है, वही कोरिलेट होता है पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर के साथ। वही न्यूरोट्रांसमीटर उस वक्त एनहेंस होता है या इनहिबिट होता है। ये दोनों चीज़ें उस वक्त साइमल्टेनियसली काम, यानी कि म्यूजिक में जो पेस होता है, जो टेम्पो होता है, वो हर एक चीज अफेक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं और ये इफेक्ट करती है। मैंने पहले ही कहा कि ब्रेन स्पेक्ट्रम्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। जैसे मैं कोई गाना गाता हूँ, इसकी अलग फ्रीक्वेंसी है, इट वेरीज फ्रॉम ब्रेन टू ब्रेन, यानी कि ब्रेन स्पेक्ट्रम। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि लिम्बिक सिस्टम, इसको हम प्रिमिटिव ब्रेन कहते हैं। इस लिम्बिक सिस्टम के साथ ही इमिग्डाला होता है, जो इमोशनल को स्टिमुलेशन में हमेशा रहता है। तो जब ये ब्रेन जो ये म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन के साथ इंटरेक्ट हो जाती है, तो ये डायरेक्टली उसके साथ। मेरी गुजारिश है कुछ म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन से इंटरेक्ट हो। आप बहुत अच्छा गाते हैं, दूरदर्शन के लिए आपने सैकड़ों गाने गाए हैं और वो हिट भी हुए हैं। जी जी, क्या सुना रहे हैं आज डॉक्टर साहब?
चलो मैं किशोर साहब का एक थोड़ी सी 2 लाइन है, क्योंकि मुझे एज ए म्यूज़िक साइंटिस्ट के हवाले से और म्यूज़िक आर्टिस्ट ज़रूरी है, क्योंकि मेरा पहले गाना ज़रूरी है, तब लोगों को लगेगा कि ये कोई गाता है। जी। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन हा 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 हे 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 हो वाह, बहुत खूब, बहुत इसका खूब। बहुत असर पड़ रहा है डॉक्टर विकास। जी, लेकिन मेरी जी। शिकायत है फिर, अगर गीत संगीत से मुझे स्वास्थ्य लाभ मिलता है, जी। मेरे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है, जी। तो डॉक्टर साहब बाकी ड्रग्स क्यों लिखते हैं? ये क्यों नहीं प्रिस्क्राइब करते कि गीत संगीत सुन लो? मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हर चीज़ का देखिए रोल होता है। हमने थोड़ी देर पहले अभी योगा की बात की, तो योगा बहुत यूज़फुल है, उसका एक अपना स्पेसिफिक रोल है। तो ऐसे ही मेडिसिन्स जो हैं उनका अपना रोल है, म्यूज़िक का अपना रोल है। तो अगर हम देखें कि कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड थेरेपी वो बेस्ट होती है, कि अगर मान लिया हम देखें मेंटल डिसऑर्डर्स में दवाई है, साइकोथेरेपी और फिर एंसिलरी थेरेपी है, जैसे योगा है, म्यूज़िक है, तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर लें तो वो बेटर है। और दवाई जो है उसका अपना काम है, योगा का अपना काम है, लेकिन अगर ये दोनों जुड़ जाएं और म्यूज़िक भी जुड़ जाए तो रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कैसे डिसाइड हो कि मान लीजिए जब हम म्यूज़िक को एज अ थेरेपी लेते हैं और मेरा मूड बहुत ज़्यादा लो है, तो मेरे को क्या चीज़ अफेक्ट करेगी कि मेरा मूड जो है वो अच्छा हो जाए, मैं लाइवली फील करने लगूँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, जो साइंटिफिक क्वेश्चन, किस तरीके से हम म्यूज़िक को इंटरवेंशन में लाके किस तरीके से इसका मूड जो है उसके स्विंग्स को ना चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एक इसमें जो मेडिसिनल वैल्यू जो है उसको हमें पहले उभारना पड़ेगा, उसके लिए हमें ट्रायल्स करने पड़ेंगे। देखिए हम कहते हैं कि म्यूज़िक से हम हील हो रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हीलिंग? उसको तो देखना पड़ेगा क्या हील हो रहा है, कौन सा बॉडी का पार्ट हील हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो जब तक ना ट्रायल्स हो जाएंगे, ह्यूमन ट्रायल्स हो जाएंगे, उसके बाद हमें एक आउटपुट सामने आएगा। उस आउटपुट से हम कह सकेंगे कि ये जो म्यूज़िक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस साइकेट्रिक डिसऑर्डर, इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए सही है। उसी में आपका जो ये क्वेश्चन है मूड स्विंग्स, कभी अप हो जाता है, कभी आपको पता ही नहीं होता। आप जब सुबह उठते हो तो यू डोंट नो यू आर हैप्पी, बट यू डोंट हैव द आंसर ऑफ दैट। तो आप कभी कभी आप सैड हो जाते हो, ऑटोमेटिकली आपको पता ही नहीं लगता व्हाई आई एम सैड। तो ये जो अंदर से आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हमेशा फ्लक्चुएशन में रहते हैं, क्योंकि हमेशा देखिए मैंने आपके साथ अभी इथिक्स की बात की, म्यूजिक इथिक्स, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि दिन भर कौन सा साउंड आपके साथ इंटरेक्ट हो रहा है। आपको पता है यू ऑलवेज ऑफन, मतलब ना आप अननोटिस में रहते हो उसमें कि किस तरीके का म्यूज़िक मुझे सुनना है और नहीं सुनना है। दोनों आपके साथ दिन भर इंटरेक्शन मोड पे आते रहते हैं। तो इसी तरीके से आपको पता ही नहीं चल पाता है कि आपका स्विंग किस जगह जा रहा है, किस जगह। तो डॉक्टर शहजाद, आज श्रीनगर से खासतौर पे आप राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं, तो आपका जो कश्मीर एडवांस रिसर्च सेंटर है, वहाँ किस तरह की गतिविधियाँ होती हैं? क्या आपका रिसर्च का प्रोसेस रहता है? कैसे मेथोडोलॉजी रहती है? कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं? क्या आउटकम एक्सपेक्ट करें? जी देखिए, इसमें हम पेशेंट्स को लेते हैं, पहले उसका एक ईईजी हम करते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्पेक्ट्रम उस पर हम देख लेते हैं कि इसका जो ब्रेन स्पेक्ट्रम है वो कहाँ पे जा रहा है, कौन सा म्यूज़िक हमें इसके लिए सही लग रहा है। हमने लूप्स बनाए होते हैं, उन लूप्स के ज़रिए हम जान पाते हैं, और एक प्री ईईजी और एक पोस्ट ईईजी हो जाता है। क्या ईईजी क्या मतलब? ये एक एन्सेफेलोग्राम है। अच्छा। और उसमें एक ब्रेन मैपिंग करते हैं। अच्छा। उसके बाद हम न्यूरो इमेजिंग भी कर सकते हैं, उसमें न्यूरो मॉड्यूलेटर्स होते हैं जो हमें रियल टाइम वैल्यू में बता सकते हैं कि जो हम इंटरवेंशनल अप्रोच करते हैं, म्यूज़िक की इंटरवेंशन करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि इसका इम्पैक्ट इसके ब्रेन के किस वाले लोब पे पड़ रहा है। इज इट फ्रंटल, इज इट पैराइटल, ऑक्सीपिटल है या टेम्पोरल है, किस लोब पे इसका ज़्यादा असर पड़ जाता है। उसी हिसाब से हम उस म्यूज़िक इंटरवेंशन को डायरेक्शंस दे देते हैं। जी, साइंस क्या कहती है, अगर जैसे कई बार होता है सोते सोते भी दिमाग में कोई म्यूजिक चल रहा है, सुबह उठे और वही हम गुनगुना रहे हैं और पूरा दिन हम वही गुनगुनाते रहते हैं और वो कुछ भी हो सकता है, तो क्या है, क्या रीज़न है? जी देखिए, ये जो आपने इशू उठाया, इसको हम बोलते हैं कि सबकॉन्शियस रिकॉल। तो बहुत बार जो आप म्यूज़िक सुन रहे हैं रात को, तो वही आपको अर्ली मॉर्निंग सुनाई देता है बिना म्यूज़िक चले।
तो सबकॉन्शियसली आप उसको सुन रहे हैं। लेकिन अभी डॉक्टर शहजाद ने ट्रायल्स की बात की थोड़ी देर पहले, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप पबमेड जो कि एक इंटरनेशनल रिपोजिटरी, उसके अंदर अगर म्यूज़िक और ब्रेन वर्ड डालें तो आपको 7500 से ज़्यादा आर्टिकल्स मिलेंगे, 7500। तो उनमें से देखें कि 100 से ज़्यादा सिस्टमैटिक रिव्यूज़ हैं। तो म्यूज़िक पे काम हो रहा है, और हम कहें कि म्यूज़िक एज ए मेडिसिन इज़ एवोल्यूशन फेज़ में है। बहुत पुरानी पद्धति है, सामवेद में इसका जिक्र है, आपको पता है, और भगवान शिव जो हैं वो म्यूज़िक के जनक माने जाते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि म्यूज़िक एज अ मेडिसिन, तो आगे देखिए इसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है काफ़ी मामलों में, और इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त तो है। पोटेंशियल में डॉक्टर शहजाद क्या लगता है, हम एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे साइकियाट्रिक ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, सर्जरी की बात कर रहे हैं, न्यूरोलॉजी की बात कर रहे हैं, कहाँ म्यूजिक एज अ मेडिसिन का स्कोप पोटेंशियल देखते हैं आप? देखिए, पहले जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, साइकेटिक डिसऑर्डर्स है, इनमें हमारा जो पोटेंशियल है वो बहुत दिख रहा है। जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ट्रायल्स हो चुके हैं, लेकिन देखिए म्यूज़िक का कनेक्शन है डिमेंशिया के साथ। मेमोरी जो है हमारी लॉस हो जाती है, मतलब न्यूरोजेनेसिस में एक फ़र्क आ जाता है। तो हम एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करके उस फ्रीक्वेंसी को म्यूज़िक लूप बना के उसको इंटरवीन कर सकते हैं ब्रेन में, और उसमें क्या होता है, जो हिपोकैम्पस है वो उसका एक रिस्पॉन्स दे जाता है। तो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट पड़ता है हिपोकैम्पस पे, तो कहीं ना कहीं हम डिमेंशिया को कहीं ना कहीं मतलब एड्रेस कर सकते हैं। ऐसा हो रहा है, और हम भी इस पे लगे हुए हैं। मतलब अल्जाइमर डिजीज़ है, पार्किंसन है, या और भी जो मतलब डिप्रेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन? अभी तक हम ये एजम्पशन ही कर पा रहे हैं, इसका एक कैलकुलेशन हमें, हमारा साइंटिफिक टूल है ही नहीं कि ही मे नॉट बी हैविंग डिप्रेशन। तो स्पेसिफिक ब्रेन ये कह सकती है, एज ए डायग्नोस्टिक स्पेक्ट्रम पे हम ये कह सकते हैं कि इस पेशेंट का डिप्रेशन है या नहीं है, ये हम कर सकते हैं। जी, एक इस पे हमारा काम हो रहा है। डॉक्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि जब हम कभी ऑपरेशन थिएटर जाते हैं तो हमने देखा है कि सर्जरी होती है तो घबराहट सबको होती है, वहां पर भी गीत संगीत चल रहा होता है। जी, तो म्यूजिक सुनने से दर्द का एहसास भी कम होता है। बिल्कुल, म्यूज़िक तो एक एनर्जी बूस्टर है। आप देख लीजिए, जो कोई बंदा काम, लेबर को ले लीजिए, वो काम कर रहा होता है, म्यूज़िक सुन रहा होता है, वो तो मुझे लगता है 1 घंटे का काम मतलब दो घंटे तक भी वो बिल्कुल थक नहीं पाता है। तो इट हैज़ द पावर म्यूज़िक, क्योंकि क्या होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है जो म्यूज़िक में छुपी होती है, वो उसके ब्रेन स्पेक्ट्रम को, जो इसका जो फ्रंटल है या बाकी जो लोब्स है, इसके साथ सिंक हो जाती है। ये अलग अलग किस्म का है इसमें, जो उसको हम पावर कहते हैं, म्यूज़िक पावर। लेकिन ये पावर है क्या, साइंटिफिकली हमें इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और ये हम कर रहे हैं इस वक्त। तो हम ये देख रहे हैं कि इससे एक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जो स्पेक्ट्रम। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है लोगों को, बहुत जल्दी आ जाता है। तो क्या एज अ एंगर मैनेजमेंट के तौर पर, एक वो इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है म्यूज़िक को? जी, आपको पता है यूथ में स्पेशली एंगर के इश्यूज़ हैं, तो हम सीधा जवाब इसका कहेंगे हाँ, कि देखिए म्यूज़िक में वो ताकत है, एंगर मैनेजमेंट में इसका रोल है। क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है कि एंगर मैनेजमेंट में म्यूज़िक का रोल है। ऑब्वियसली आपको वो फ्रीक्वेंसी, वो नोट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कौन कौन से नोट्स जो हैं वो उनका कामिंग इफेक्ट है, कौन से नोट्स ऐसे हैं जिनका प्रोवोकेटिव इफेक्ट है। बहुत लाउड म्यूज़िक ना हो, सॉफ्ट म्यूज़िक हो, सूदिंग म्यूज़िक हो, रिलैक्सिंग हो। और इसके अलावा देखिए लर्निंग को फैसिलिटेट म्यूज़िक करता है। तो लर्निंग और एंगर दोनों स्पेशली यूथ में कनेक्टेड हैं। एग्ज़ाम का बहुत प्रेशर है, आपको पता कंपटीशन का ज़माना है, तो यस म्यूज़िक कैन प्ले। और डॉक्टर साहब, आपने इस विषय पे न्यूरो साइको फार्माकोलॉजी, मुश्किल वर्ड है जी, इस पर एक किताब लिखी है जो कि काफ़ी लोकप्रिय है। जी, तो क्या है वर्ड? जी, न्यूरो साइको फार्माकोलॉजी अमित जी एक नया कॉन्सेप्ट था। 2014 में मैंने इसकी शुरुआत की। मैंने काफ़ी किताबें लिखी, आपको पता है, लेकिन ये किताब को लिखने में मुझे लगभग 10 साल लगे। लेकिन जब ये आई 2021 में, तो इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक ऑफ ऑल टाइम्स। bookauthority.com यूएस की एक वेबसाइट है, उसने इसको रेट किया। तो अभी भी साइकियाट्रिस्ट पढ़ते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी के। लेकिन हाँ, ये बात है कि इसके लिए जो मेरा मोटिवेशन था उस समय, तो लो म्यूज़िक सुन के काम करें तो एफिशिएंसी बढ़ती और है। ऐसे ही चलते चलते डॉक्टर शहजाद, आने वाले समय में न्यूरो अकाउस्टिक्स, साइको अकाउस्टिक्स, ये नए नए वर्ड कौन से हैं जो आप बताते हैं, जो आपको लगता है तो बज़वर्ड होंगे? अकाउस्टिक्स इज द साइंस ऑफ वाइब्रेशंस। ओके। तो जब तक ना, देखिए अंदर जो हमारा काम हो रहा है, थॉट प्रोसेस, वो भी तो वाइब्रेशन ही है। हर एक ऑर्गन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम पे ही चलता है, तो इसका एक वैल्यू होता है। उसको जब तक हम कैलकुलेट करके
और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसको मिला के तब जाके हमें एक डायग्नोस्टिक स्पेक्ट्रम पे उसका ये हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग फ्रॉम द इनर साइड ऑफ दिस ऑर्गन। तो ये चीज़ें हो सकती है, इस पे हम काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हम जर्नल्स जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे पब्लिकेशंस, और बहुत सारी पब्लिकेशन हमने निकाली भी है इस पे, तो आगे चल रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हम जब तक ना इसको साइंटिफिकली सामने लाएंगे तब जाके इसका जो हमारा जो प्रूफ है वो सामने आएगा और इसको लोग ऑल एक्सेप्ट द बेस्ट डॉक्टर शहजाद फॉर योर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। बहुत बहुत बधाई आपको जो आपने अब तक ये विषय उठाया है, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं, हम तो इग्नोर करते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये एक बिल्कुल, ऐसी ये तो पद्धति हो सकती है जिससे अपने हम आप सबको में हेल्थ यूनिक बेनिफिट विषय है। मिलेगा। थैंक Thank you very much for sharing your thoughts today. Thank you very much, Thank Dr. you Vikas, for joining us. And as you said that we are all energy beings, let's hope we can vibrate at a healing frequency. Thank you very much. Thank you.